नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका देवभूमि समाचार देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ शिवम सोनी। उत्तराखंड में अब नकलचियों की खैर नहीं। जी हां, उत्तराखंड बीजेपी का दावा तो धामी सरकार ने कर दिखाया तो कोई दूसरा नहीं कर पाया। मगर सवाल यह कि क्या कड़े कानून से समाधान निकलेगा? रिपोर्ट देखिए। तो आखिरकार उत्तराखंड देश का पहला राज्य बन गया है जहां पर सशक्त नकल विरोधी कानून लागू हुआ है। यानी उत्तराखंड में नकल माफिया की अब खैर नहीं है। सरकार की तरफ से नकल विरोधी अध्यादेश को गवर्नर ने मंजूरी दे दी है। दावा ये कि इस अध्यादेश के लागू होने से नकल माफियाओं के हौसले टूटेंगे। आइए आपको बताते हैं कि उत्तराखंड की बीजेपी सरकार ने जो अध्यादेश लागू करवाया है वो कितना सख्त है, जिसको लेकर सरकार दावा कर रही है कि नकलचियों की खैर नहीं। इस कानून के तहत पेपर लीक करने वालों को उम्र कैद और 10 करोड़ के जुर्माने की सजा मिलेगी। वहीं नकल करने वालों के लिए भी अध्यादेश में 10 साल की सजा और 10 लाख तक के जुर्माने का प्रावधान किया गया है। उत्तराखंड सरकार ने 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षा में नकल माफिया को रोकने के लिए यह अध्यादेश जारी किया है। यहां अध्यादेश को मंजूरी मिली, वहीं दूसरी ओर नकल विरोधी कानून पर अब सियासत भी तेज हो गई है। बीजेपी जहां तारीफ कर रही है तो वहीं कांग्रेस सवाल खड़े करने का काम कर रही है। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने कहा कि जो वादा युवाओं से एक सरकार ने किया था, वादा पूरा हो चुका है। सरकार की मंशा साफ है। मंशा ये कि पारदर्शी परीक्षाओं का माहौल होगा। जबकि कांग्रेस इस कानून को लेकर सवाल खड़े कर रही है कि कानून बनने से कुछ नहीं होगा। देखिए, हम शुरू से ही कह रहे थे कि जो ये नकल के संदर्भ में जो एक भ्रष्टाचार का बहुत बड़ा पेड़ लगा हुआ था, उसको जड़मूल नष्ट करना था। और मैं प्रदेश के मुख्यमंत्री का हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ। महामहिम राज्यपाल के प्रति मैं उनका भी धन्यवाद करता हूँ कि आपने उत्तराखंड के अंदर देश का सबसे सख्त कानून, नकल विरोधी कानून, इसको अध्यादेश के रूप में आप लाए हैं। और आज मैं कह सकता हूँ कि नज़ीर पेश हुई है। उत्तराखंड के युवाओं को के अंदर एक विश्वास खड़ा हुआ है। और मैं कह सकता हूँ कि इसके बाद इस प्रकार की कल्पना भी कोई व्यक्ति नहीं करेगा कि चाहे परीक्षा के अंदर नकल कराने का विषय हो, नकल करने का विषय हो, दोनों के लिए दंडनीय अपराध बड़े कठोर उसमें दंड तय हुए हैं। देखिए, नकल अध्यादेश लाएँ उसका हम स्वागत करते हैं, लेकिन मेरा एक चीज़ और ये कहना है कि उस नकल अध्यादेश में जो अभी तक नकल कराने में और उसमें पकड़े गए हैं, उनको भी उसी तरह का दंड का प्रावधान इसमें जोड़ा जाना चाहिए। और दूसरा, जब हम पुराने जो पकड़े गए उनको जब दंडित करेंगे इस अध्यादेश के तहत, तब आगे जाके लोगों को विश्वास होगा कि वास्तव में एक सशक्त कानून इस प्रदेश में बना है। और दूसरा, जिस तरह से हर परीक्षाओं में नकल हो रही है, कहीं ना कहीं गरीबों की कमर टूट रही है और जो बच्चे पढ़ते हैं, जो तैयारी करते हैं, उन बच्चों के अरमानों में पानी फेरा जा रहा है। तो निश्चित तौर पर ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। और मैं चाहता हूँ कि कानून जो बना है उसका हम स्वागत करते हैं, लेकिन उस कानून में यह भी अमेंडमेंट करना चाहिए, जोड़ा जाना चाहिए कि ये जितने इस नकल उसमें पकड़े गए हैं, ये उसी के उसमें जो है उन पर भी ये लागू होगा। वैसे यूपी में भी एक बार तत्कालीन बीजेपी सरकार ने नकल विरोधी कानून बनाया था। उस वक्त मौजूदा रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह यूपी के शिक्षा मंत्री थे। राजनाथ सिंह ने नकल करने वाले छात्रों को भी जेल भेजने वाला कानून बनाया था, जिसकी वजह से उस साल बोर्ड परीक्षा में नकल के मामले बहुत घट गए थे। बाद में बीजेपी सरकार हटने के बाद आई समाजवादी पार्टी सरकार ने इस कानून को रद्द कर दिया था। तब से नकल विरोधी सख्त कानून अब उत्तराखंड में अध्यादेश के जरिए लागू किया गया है। खैर, सियासत अपनी जगह है, मगर उम्मीद है कि आने वाले भविष्य में इस कानून के लागू होने से नकल माफिया पर भर्ती परीक्षाओं को प्रभावित न कर पाए। मगर उम्मीद है कि आने वाले भविष्य में लागू होने वाले इस कानून से माफिया भर्ती परीक्षाओं को प्रभावित नहीं कर पाएंगे। देहरादून से अभय कैंतुरा की रिपोर्ट। तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के आवास पर मुख्य बेरोजगार संघ और पीएससी मुख्य परीक्षा के अभ्यर्थी संघ के प्रतिनिधियों ने उन्हें भेंट की।
इस दौरान उन्होंने सीएम धामी से अपील की कि देहरादून धरना प्रदर्शन के दौरान कुछ अभ्यर्थियों पर एफआईआर दर्ज हुई थी, उनको रविवार को होने वाली लेखपाल लिखित परीक्षा में शामिल होने दिया जाए, जिस पर सीएम धामी ने डीजीपी को निर्देश दिया है कि गिरफ्तारी किए गए अभ्यर्थियों को परीक्षा केंद्र तक पहुंचाने और लाने की व्यवस्था की जाए। इस दौरान सीएम ने कहा कि भर्ती प्रक्रिया में पारदर्शिता लाने के लिए राज्य में नकल विरोधी अध्यादेश लागू किया जा चुका है। भर्ती परीक्षाओं में तेजी लाई जा रही है। राज्य के युवाओं को लगातार रोजगार के अवसर भी मुहैया हो रहे हैं। इसके लिए रिक्त पदों पर जल्द और विज्ञप्तियां निकाली जाएंगी। आगामी परीक्षाओं के लिए कैलेंडर जारी किया जा रहा है। इसके साथ ही सीएम ने प्रदेश के सभी युवाओं से अपील की है कि पूरी मेहनत से परीक्षा की तैयारी में जुट जाएं। तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मुख्यमंत्री आवास पर स्थित मुख्य सेवक सदन में जनता मिलन कार्यक्रम का आयोजन किया, जिसमें बड़ी तादाद में आए लोगों की शिकायतों और समस्याओं को सीएम ने सुना और जल्द कार्रवाई को लेकर अधिकारियों को निर्देश भी दिए हैं, जिस पर सचिव आर मीनाक्षी सुंदरम ने संबंधित विभागों में समस्याओं को भेजकर उनका नियमित अपडेट लेने के निर्देश दिए हैं। सीएम ने अधिकांश जन शिकायतों का मौके पर निस्तारण किया, तो कुछ जन समस्याओं को संबंधित विभागों को कार्रवाई करने के निर्देश भी दिए। हरिद्वार में जेईई पेपर लीक मामले की जांच कर रही एसआईटी ने कोचिंग सेंटर में कोचिंग करने वाले छात्रों को पैसे लेकर नकल कराने वाले एक कोचिंग सेंटर संचालक को गिरफ्तार किया है। आरोपी विक्की रुड़की में जीनियस एजुकेशन पॉइंट के नाम से कोचिंग सेंटर चलाता था। एसएसपी अजय सिंह ने बताया कि कोचिंग सेंटर संचालक विक्की पेपर लीक करने वाले गिरोह के संपर्क में था और उसने भी एक पेपर खरीदकर कोचिंग कर रहे छात्र को नकल कराई। इसके बदले उसने छात्रों से 19 लाख रुपए वसूल किए। आरोपी के पास से पुलिस को 2 लाख रुपए कैश और कई ब्लैंक चेक बरामद हुए हैं। उधर कर्णप्रयाग के गौचर में हाथ से हाथ जोड़ो अभियान के प्रदेश प्रभारी लोकसभा संयोजक पहुंचे और रोड शो किया गया। इस दौरान कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने रोड शो का जोरदार स्वागत किया। रामलीला मंच गौचर पर जनसभा को संबोधित करते हुए हाथ से हाथ जोड़ो अभियान के प्रदेश प्रभारी अजय कुमार लल्लू ने कहा कि प्रचंड बहुमत की बीजेपी सरकार आज युवाओं पर कहर बरपा रही है। आज युवाओं को नौकरियों के बदले लाठी खानी पड़ रही है, जो कि प्रदेश के लिए दुर्भाग्यपूर्ण है। उधर लक्सर के गर्ग डिग्री कॉलेज में शनिवार को बीजेपी की जिला कार्य समिति की 2 दिवसीय बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें संगठन के प्रदेश उपाध्यक्ष हरिद्वार जिले के प्रभारी सत्येंद्र सिंह बिष्ट ने जिला अध्यक्ष संदीप गोयल ने दीपक जलाकर इसकी शुरुआत की। पहले राष्ट्रीय कार्य समिति होती है, उसके 10 दिन बाद प्रदेश कार्य समिति होती है, उसके 10 दिन बाद जिले कार्य समिति का एक नियम के तहत काम होता है। हमारी जिले कार्य समिति में 2 दिन की कार्य समिति है। इसमें हमारे को प्रदेश के द्वारा जो भी काम दिए गए हैं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी जब चुनाव लड़ती है तो चुनाव लड़ने के बाद, जीतने के बाद दूसरे चुनाव में लग जाती है। हमारा 2023 आने वाला साल जो है चुनाव का है, स्थानीय निकाय चुनाव है, 2024 हमारे लोकसभा के चुनाव है। इन चुनाव की तैयारी को लेके जो हमारी कार्य समिति हो रही है, हमने मंडलों में जाना, मंडलों के बाद शक्ति केंद्र और बूथों की उसमें जाना है। बीजेपी के संस्थापक पंडित दीनदयाल उपाध्याय की पुण्यतिथि पर देहरादून में भाजपा के प्रदेश कार्यालय में कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें पार्टी के वरिष्ठ नेता, विधायक और प्रदेश पदाधिकारी मौजूद रहे। इस दौरान बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने कहा कि पार्टी पंडित दीनदयाल उपाध्याय के इस पुण्यतिथि को निर्माण दिवस के रूप में मना रही है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय भारतीय जनता पार्टी के आदर्श पुरुषों में रहे, जनसंघ के लंबे समय तक महामंत्री रहे, अध्यक्ष के नाते कार्यकाल मात्र 43 दिन का रहा। आज उनका निर्माण दिवस है और पार्टी के कार्यकर्ता प्रत्येक बूथ पर आज से समर्पण दिवस का कार्यक्रम के रूप में हम इसको लेते हैं। कार्यकर्ता दीनदयाल के विचारों को, खासतौर पर अंत्योदय का विचार हो, गरीबों के बीच में काम करने का विचार हो और गरीबों की चिंता करने का विचार हो, अंतिम पंक्ति पर खड़े व्यक्ति को समान दृष्टिकोण से आगे लाने का जो विचार है, वो जो समाज के अंदर दिया है, जिस पर नरेंद्र भाई मोदी जी आज काम कर रहे हैं, उस विषय के प्रेरणा दीनदयाल जी के इस कार्यक्रम, आज के कार्यक्रम में हम सब लोग अपने श्रद्धासुमन को अर्पित कर रहे हैं। उधर पंडित दीनदयाल उपाध्याय की पुण्यतिथि पर मसूरी में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने उनकी प्रतिमा पर फूल अर्पित कर उन्हें श्रद्धांजलि दी और उनके विचारों को जीवन में उतारने का संकल्प लिया। इस मौके पर कार्यकर्ताओं ने पंडित दीनदयाल उपाध्याय अमर रहें के नारे भी लगाए।
बीजेपी के कई कार्यकर्ता इस दौरान मौजूद रहे। दीनदयाल जी का 55वीं पुण्यतिथि है। इस अवसर पर भाजपा मंडल द्वारा यहाँ पर जो है उनको श्रद्धांजलि दी गई है और यही नहीं, जो हमारे 69 बूथ हैं, हर बूथ पे इसको कार्यक्रम को किया जा रहा है, उनको श्रद्धांजलि दी जा रही है। यही नहीं, पूरे प्रदेश में चाहे देश में आज पंडित दीनदयाल जी को जो है उनको श्रद्धांजलि दी जा रही है। और जो उनका एक विचार था कि पंक्ति में खड़े हुए अंतिम व्यक्ति तक विकास की लहर पहुंचनी चाहिए, उसी निमित्त चाहे राज्य सरकार हो चाहे केंद्र सरकार हो, इसमें एकात्म मानववाद के प्रणेता पंडित दीनदयाल जी उपाध्याय की आज 55वीं पुण्यतिथि है। 1968 को आज ये दिन उनका स्वर्गवास हुआ था या उनकी हत्या हुई थी, ये तो अभी भी संदेह बना हुआ है। लेकिन उन्होंने एकात्म मानववाद को दिया कि पंक्ति में अंतिम छोर पे खड़े हुए व्यक्ति को विकास की किरण पहुंचनी चाहिए। आज ऐसे महान विचारक, संघ प्रचारक, जनसंघ के संस्थापक महामंत्री और बाद में अध्यक्ष बने और जिनकी विचारधारा पे आज भारतीय जनता पार्टी, केंद्र सरकार, राज्य सरकार चल रही है, वो आज पुण्यतिथि है पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की। हम उनको हृदय से, सारा देश उनको श्रद्धांजलि। देखिए, आज पंडित जी की 55वीं पुण्यतिथि पर भारतीय जनता पार्टी मसूरी मंडल हर बूथ पर उनको श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा है। हर कार्यकर्ता उनको याद कर रहा है। आज चाहे केंद्र की सरकार हो चाहे राज्य की सरकार हो, उनका जो एक संकल्प था, उसी संकल्प पे काम कर रही है कि आखिरी व्यक्ति तक सरकार की हर योजना को पहुंचे, उसको भी उसकी लाभ मिले। हम उनको आज याद कर रहे हैं, उनको श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं। उधर उत्तराखंड में आम आदमी पार्टी का इस वक्त तीसरे विकल्प के रूप में जनता के बीच अपनी पहचान बना चुकी है। ऐसे में पार्टी ने अपने संगठन को नए कलेवर के रूप में दिखाना शुरू कर दिया है। पार्टी के वरिष्ठ नेता, प्रदेश संगठन समन्वयक ज्योत सिंह बिष्ट ने कहा कि जल्द ही पार्टी का अस्तित्व उत्तराखंड में भी संगठन के प्रदेश अध्यक्ष के रूप में नई तैनाती करेगा और उस नए कप्तान के साथ पार्टी का कार्यकर्ता जमीनी स्तर पर संगठन को मजबूत प्रदान करेगा। देखिए, हम लोग जो हैं इस समय पार्टी में हैं, वरिष्ठ चेहरे हैं, उन्हीं में से कोई कप्तान बनेगा। और मैं क्योंकि इस समय प्रदेश संगठन समन्वय की भूमिका निभा रहा हूं, तो जो एक अध्यक्ष के दायित्व होते हैं उन पर काम कर रहा हूं। जिस दिन विधिवत रूप से किसी व्यक्ति के अध्यक्ष की घोषणा होगी, तो उस दिन हम फिर उनके सहयोगी के रूप में यहाँ पर काम करते दिखाई देंगे। उधर नैनीताल में बीजेपी महिला मोर्चा की जिला अध्यक्ष बनने के बाद पहली बार हल्द्वानी पहुंची अलका जीना का बीजेपी के कुमाऊं कार्यालय में स्वागत किया गया। इस दौरान महिला मोर्चा ने अमृतकाल के पहले बजट की समीक्षा भी की और बजट का स्वागत किया। साथ ही पीएम मोदी और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को धन्यवाद दिया। उन्होंने कहा कि इस बार के बजट में सभी वर्गों को लोगों का ख्याल रखा गया है। इस बार जो मुझे जिम्मेदारी मिली है वो महिला मोर्चा की तरफ से, हमेशा क्योंकि महिलाएं हमेशा चुनाव में आगे रहती हैं, तो महिला मोर्चा की तरफ से तो हमेशा बड़ी बड़ी भागीदारी रहेगी। और गाँव चुनाव जो हमारे अभी होने वाले हैं दिसंबर के टाइम पे, तो उस समय महिलाएं अभी जो टीम बनेगी और जो हमारी जो पुरानी महिलाएं हैं, सारी हैं, जो वरिष्ठ महिलाएं हैं, सभी लोग बढ़ चढ़ के भाग लेंगे और हमेशा ही भाग लेती हैं। और क्योंकि चुनाव में महिलाएं अगर नहीं होती है तो शायद वहाँ पे हल्ला भी नहीं होता है, तो महिलाओं का होना बहुत बढ़िया। उधर जोशीमठ के विभिन्न हिस्सों में हो रहे भूस्खलन और भूदसाव से प्रभावित लोग पिछले 1.5 महीने से तहसील परिसर में बैठकर धरना दे रहे हैं। लोगों की मांग है कि भू कटाव की वजह से जो उनके भवन और भूमि क्षतिग्रस्त हुई है उसका उचित मुआवजा और स्थायी पुनर्वास दे दिया जाए। निरंतर धरने पर बैठ रहे लोगों के अनुसार सरकार पिछले 1.5 महीने से मामले को टाल मटोल कर रही है, लेकिन आज सैकड़ों की तादाद में लोग हाथों में मशाल लेकर जोशीमठ की सड़कों पर उतरे और मशाल जुलूस निकाला। इस दौरान लोगों ने जमकर उत्तराखंड सरकार के खिलाफ नारेबाजी की और धाकड़ धामी मुर्दाबाद के नारे बुलंद किए।
उधर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के सचिव आर मीनाक्षी सुंदरम ने जोशीमठ आपदा के बाद प्रभावितों को स्थायी पुनर्वास दिए जाने को लेकर कहा कि जिलाधिकारी चमोली की ओर से स्थायी पुनर्वास के लिए प्रस्ताव आए हैं, जिसको आगामी कैबिनेट बैठक में रखा जाएगा। बता दें कि पुनर्वास को लेकर पीएमओ की तरफ से राज्य सरकार को निर्देश किया जा चुका है कि सरकार जल्दी अस्थायी पुनर्वास आपको बता दें कि अस्थायी पुनर्वास को लेकर पीएमओ के द्वारा भी राज्य सरकार को निर्देशित किया जा चुका है। सरकार जल्दी अस्थायी पुनर्वास की नीति बनाने का काम करे ताकि जोशीमठ के आपदा प्रभावितों को विस्थापित किया जा सके। अधिकारी का प्रस्ताव प्राप्त हुआ है, हाई पावर्ड कमेटी ने उसको चर्चा कर लिया है। माननीय मंत्रिमंडल की मीटिंग जब भी होगी उसमें अंतिम निर्णय लिया जाएगा। अभी जो स्थायी पुनर्वास है उसको लेकर के जिलाधिकारी कोरोना काल के दौरान उत्तराखंड के जेलों से पैरोल पर छोड़े गए कैदियों में अब भी भारी संख्या में कैदी वापस नहीं लौटे हैं। देहरादून समेत उत्तराखंड की तमाम जेलों से अब भी लगभग 300 कैदी ऐसे हैं जो कि पैरोल खत्म होने के बाद वापस नहीं आए और अब उनकी खोजबीन पुलिस के द्वारा की जा रही है ताकि उन्हें वापस सलाखों के पीछे डाला जा सके। अपर मुख्य सचिव गृह राधा रतूड़ी ने कहा है कि ऐसे कैदियों की तलाश जारी है और अगर इन कहीं से कोई सूचना इन कैदियों के बारे में प्राप्त होती है तो उसका संज्ञान लेकर उस कैदी पर कार्रवाई की जाएगी। हरिद्वार ऋषिकेश राष्ट्रीय राजमार्ग पर नेपाली फार्म के पास पीएनजी के केंद्रीय भंडारण निगम के भंडार गृह में अचानक आग लग गई। देखते ही देखते आग की लपटों ने विकराल रूप धारण कर लिया। धमाकों की आवाज से आसपास के लोगों में दहशत फैल गई। सूचना पाकर मौके पर पहुंचे दमकल कर्मी आग बुझाने का काम कर रहे हैं। जानकारी के मुताबिक रायवाला थाना पुलिस को रात करीब 11 बजे नेपाली फार्म के पास स्थित पीएनजी के केंद्रीय भंडारण गृह में भीषण आग लगने की सूचना मिली। सूचना पर थाना प्रभारी कुलदीप पंत पुलिस बल के साथ पहुंचे। इन दिनों मौसम में काफी बदलाव होता नजर आ रहा है। एक बार फिर से पहाड़ों में बीती रात से मौसम ने करवट बदली, जिसके चलते इलाकों में रुक रुक कर बारिश के साथ साथ विश्व पर्यटन केंद्र औली, बद्रीनाथ धाम, हेमकुंड साहिब और फूलों की घाटी में हिमपात हो रहा है। बता दें कि औली में इस सीजन का 5वां हिमपात है और बर्फबारी होने से पर्यटकों की संख्या में भी थोड़ा सा इजाफा देखने को मिला है। औली की सफेद वादियों का लुत्फ उठाने के लिए पर्यटक औली पहुंच रहे हैं। हालांकि इससे सामान्य जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। आने वाले दिनों में औली में बर्फीले खेलों का आयोजन दरअसल होना है। खिलाड़ियों ने बर्फीले खेलों की तैयारी तेज कर दी है। बीते दिनों औली के स्की स्लोप में बर्फ कम होने के कारण स्कीयर मायूस नजर आ रहे हैं। और चलते चलते पूर्व मंत्री हरक सिंह रावत ने हरिद्वार से चुनाव लड़ने के सवाल पर इंडिया वॉइस से खास बातचीत की। क्या कुछ कहा, आपको सुनाते हैं। ये तय पार्टी हाईकमान करता है, पार्टी संगठन करता है। मैंने तो केवल पार्टी संगठन से अपनी इच्छा जरूर बताई है कि मैं जैसे विधानसभा चुनाव को लेकर पार्टी हाईकमान से कहा था, पार्टी के संगठन से कहा था कि मैं विधानसभा चुनाव नहीं लड़ना चाहता हूं जी। तो मैंने इस बार पार्टी हाईकमान से जरूर कहा है कि मैं चुनाव लड़ना चाहता हूं। अगर पार्टी मौका देगी तो मैं चुनाव लड़ूंगा और अपनी इच्छा ये व्यक्त की है कि मैं हरिद्वार से लड़ना चाहता हूं जी। ये निर्णय तो पार्टी हाईकमान हरिद्वार ही क्यों, पौड़ी क्यों नहीं? मैं इसलिए कि मैं बहुत लंबे काफी समय से यहाँ गतिविधियां 2007 से 12 डोयाला विधानसभा जो हरिद्वार पार्लियामेंट में है, उस समय काफी मैंने उस समय भी तैयारी की थी और काफी लोगों से मेरा लगातार संपर्क था। लेकिन बीच में क्योंकि उस समय मुझे पार्टी ने रुद्रप्रयाग से चुनाव लड़ाया और मैं रुद्रप्रयाग से चुनाव जीता, तो इस बार इससे वो एक काफी लंबे समय से, क्योंकि जो हरिद्वार पार्लियामेंट क्षेत्र है उसमें ऋषिकेश, डोईवाला और धर्मपुर में
हमारे जो गढ़वाल से लोग, काफी लोग जो मेरे विधानसभा क्षेत्रों में रुद्रप्रयाग से, पौड़ी से, लहसदौन से, गुरुद्वार से काफी लोग यहाँ निवास कर रहे हैं। तो उन लोगों, सब लोगों ने मुझसे कहा कि हरक सिंह जी, आप उन नेताओं में से हैं जहां से चुनाव लड़े हैं, वहां से जीत हासिल की है, फिर चाहे पौड़ी हो या हरिद्वार हो। ऐसे में ये चॉइस समझ नहीं आ रही है। हरक सिंह रावत तो हरक सिंह रावत है, कहीं से भी चुनाव लड़े। देखिए, मैं 2014 में कांग्रेस के टिकट पर पौड़ी पार्लियामेंट चुनाव लड़ चुका हूं, और क्योंकि इस बार वहां से मनीष खंडूड़ी जी बुरे समय में कांग्रेस से 2019 में चुनाव लड़े, इसलिए वहां से मैंने, क्योंकि यहाँ अमरीश जी लड़े थे 2019 में, आज दुर्भाग्य से आज वो इस दुनिया में नहीं है, तो और हरीश राव जी नैनीताल से लड़े थे, इसलिए क्योंकि मैंने इसलिए गढ़वाल से चुनाव लड़ने की, क्योंकि जबकि मैं 2014 में जब कांग्रेस की भी बुरी स्थिति, माने सतपाल महाराज जी कांग्रेस छोड़ चुके थे, कोई चुनाव लड़ने के लिए तैयार नहीं था, तो मैं उस बुरी स्थिति में भी पौड़ी से कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़ा। अब इस बार मैंने अपनी इच्छा व्यक्त की है। जी देखिए, आपने भी इच्छा व्यक्त की है, हरीश रावत जी भी ये सुनने में आ रहा है कि वो भी लड़ना चाह रहे हैं, तो कुर्बानी कौन देगा? आप दोनों वरिष्ठ नेता है। नहीं, अब टिकट तो देखो पार्टी एक ही को देगी, तो जिसको भी देगी हम लोग उसके लिए काम करेंगे। तो कोई जरूरी नहीं है कि कोई हर इच्छा पूरी हो जाए। और जब मैंने विधानसभा चुनाव न लड़ने की इच्छा व्यक्त की थी, तो पार्टी ने मेरी इस बात को माना। तो यानी कि हरीश रावत जी को अगर टिकट मिलता है तो आप उनके लिए काम करेंगे? नहीं, बिल्कुल करेंगे, क्यों नहीं करेंगे। हम तो देखिए, मेरी एक आदत है कि मैं पार्टी में रहकर छुरा नहीं घूम सकता। हाँ ठीक है, अगर नहीं पसंद है कि तो मैं छोड़ दूंगा पार्टी, लेकिन पार्टी में रहकर छुरा नहीं घूम सकता कि भाई पार्टी में कांग्रेस में भी रहूं और कांग्रेसियों को हराने के लिए भी काम करूं। मेरी रणनीति और मेरा काम, ये मेरा। हरक सिंह जी, फिर 2016 में विधानसभा में किसने छुरा घोंपा था हरीश रावत की पीठ? मैंने छुरा नहीं घोंपा था, हमने तो खुल के लड़ाई लड़ी, खुल के विरोध किया था। छुरा घोंपना उसे कहते हैं कि मैं कांग्रेस में भी रहता और कांग्रेस के खिलाफ काम करता, तो मैंने खुल के बगावत की थी। हमने एक तरह से, जिस तरह कौरव पांडवों में युद्ध हुआ, तो पांडव खुल के जो है कौरवों के खिलाफ लड़े। ये तो है नहीं कि तो कौरव कौन था? नहीं, अब मैं तो एक बात कह रहा हूँ, मतलब उदाहरण दे रहा हूँ मैं, कि कोई लड़ाई जब लड़ी जाती है तो कम से कम पार्टी में रहकर पार्टी के खिलाफ काम करना, ये मेरे चरित्र में नहीं है, ये मेरे वसूलों के खिलाफ है। हरक सिंह जी, कुल मिलाकर ये बताइए, आप लड़ेंगे या नहीं लड़ेंगे चुनाव? नहीं, अगर पार्टी लड़ाएगी चुनाव तो